हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है केसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तभी जो है पार्ट 1 पढ़ा है तभी इस लेक्चर का की सार्थकता रहेगी। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 इसका पढ़ना चाहिए और जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पढ़ लीजिए क्योंकि आप वहां पर बायोडाइवर्सिटी का बेसिक आप वहां पर समझोगे। आज जो है महत्वपूर्ण, क्योंकि उस लेक्चर में हमने क्या किया है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी आपकी प्रजातियां हैं, स्पीसीज, और उन स्पीसीज की संख्या क्या है, इंसेक्ट की संख्या क्या है, एनिमल्स की संख्या क्या है, ये जो है हमने जो है पहले वाले लेक्चर में कवर किया है। फिर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने वहां पर देखा। फिर कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी में हमने जो है अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी को देखा। इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में वहां पर हमने पढ़ा। हॉटस्पॉट के बारे में हमने वहां पर पढ़ा। आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2, तो ये जो है बहुत खास है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो वन दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक या लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो। जिनमें भी एनवायरमेंट पूछी जाती है वो जो है आपका लगभग इस चैप्टर से बहुत अधिक जो है पार्ट पूछा जाता है। अगर हम पिछले वाले जो है जो आपका वन दरोगा का एग्जाम कैंसिल हुआ तो उस एग्जाम में अगर देखें तो इस वाले लेक्चर से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एक महत्वपूर्ण जो है ये लेक्चर बनता है। तो लेक्चर से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है, ठीक है। और उससे पहले जो है लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों के लिए जैसे कि हमने बोला कि ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर आपका जो है फ्री रहेंगे और इसमें जो टेस्ट सीरीज है और आपका नोट्स वो भी आप लोगों के लिए हमने फ्री रखे हैं। तो बस आपको क्या करना है कि जो हमारी केसी क्लासेस की ऐप है, एप्लीकेशन है, आप जो है लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या डायरेक्टली आप जो है जाकर प्ले स्टोर में केसी क्लासेस भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, फ्री है भाई, ऐसा नहीं कि हम कोई आप लोगों से चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज होंगे और इसमें जो है आप लोगों के लिए नोट्स, जो नोट्स होंगे किसके, चाहे वो आपका एग्जाम्स कौन कौन से भाई, ये आपके जो है ये सबसे पहला वन दरोगा के लिए, दूसरा अगर हम बात करते हैं वीडियो वीपीडीओ के लिए, वीडियो वीपीडीओ, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए वहां पर जो है टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलनी चाहिए, मिल रही है। तो आप भाई वन दरोगा वाले स्पेशल, तो आप लोग जो है कई जगह पैसा पे कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई पैसा पे करना है, उसके लिए सिर्फ आपको एप्लीकेशन में जाना है और एप्लीकेशन में जो कंटेंट वाला पार्ट है तो कंटेंट में जाकर आप जो है, जो आपका एक कंटेंट वन दरोगा के लिए बनाया गया है, एक कंटेंट आपका वीडियो वीडियो के लिए बनाया गया है। तो जाके आप जो है वन दरोगा वाले कंटेंट फोल्डर को खोलिए, वहां पर आपके लिए टेस्ट और जो है नोट्स अवेलेबल होंगे। तो जाकर आप फ्री टेस्ट वहां पर दें और अपने को इवैल्यूएट करें। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। महत्वपूर्ण लेक्चर है भाई आपका पार्ट 2। मैंने फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देखें, तभी आप जो है पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इसमें देखें कि जहां तक हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था उसके हमने थोड़ा सा आईयूसीएन के बारे में हमने पढ़ा कि आईयूसीएन क्या होता है। आईयूसीएन क्या होता है भाई, जो ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी खतरे में जो भी प्रजातियां हैं, यहां पर स्पीसीज हैं, डेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो उनका जो है एक रेड डाटा बुक बनाती है। और रेड डाटा बुक जो है यहां पर भी आपके जो है बहुत सारी इंडिया में क्या है आपकी खतरे में प्रजातियां हैं, तो उन प्रजातियों का जो है एक संकलन करती है। और संकलन कौन करती है? वो करती है आपकी आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसको जो ये आईयूसीएन की कैटेगरीज हैं, तो आईयूसीएन की कैटेगरीज अगर हम संकट में जो भी प्रजातियां हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो जो है आपके डिफरेंट जो है इसने क्या है डिफरेंट जो है श्रेणियों में इसको बांटा है। तो इन श्रेणियों से इन कैटेगरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार जो है आपका डोडो भी पूछा गया था कि डोडो कैसी प्रजाति है, ये इंडेंजर्ड प्रजाति है या वनरेबल प्रजाति है
ये आपकी रेयर स्पीसीज है, ठीक है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन इन कैटेगरीज और श्रेणी से पूछा जाता है। तो सबसे पहली श्रेणी यहां पर क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब हिंदी से में यहां से नाम से पता चल रहा है लुप्त प्राय प्रजातियां। लुप्त प्राय प्रजातियां का मतलब है कि जो है विलुप्त होने के कगार पर है, यानी वर्ल्ड वाइड जो विलुप्त होने के कगार पर है। अब इनकी संख्या तो पहले ये रेयर हो चुकी थी, अब ये क्या है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे कि आपके जो है डोडो होता है, पैसेंजर पिगन होता है, ग्रेट ऑक होता है, तस्मानियन बाघ टाइगर होता है, स्टिलर सी। तो ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। वैसे चांसेस यहां से नहीं बनते, चांसेस इनकी श्रेणियों की डेफिनेशन से बचते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर है उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। सेकंड स्पीसीज की बात करेंगे, वनरेबल स्पीसीज, जिसको हम संवेदनशील। तो संवेदनशील का मतलब क्या होता है भाई, संवेदनशील का मतलब है कि ये इनको जो है विलुप्त होने का इनका हाई रिस्क है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, संवेदनशील स्पीसीज या प्रजातियां बोला जाता है। नॉट एंडेंजर्ड यानी ये विलुप्त तो नहीं हुई है, बट इज फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द फ्यूचर। खतरे में नहीं है, लेकिन भविष्य में विलुप्त होने का एक बहुत ही उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं, यानी जो भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं, वनरेबल स्पीसीज या संवेदनशील प्रजातियां बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है भाई, आपका ब्लू शीप है, नीली भेड़ है, एशियाटिक एलिफेंट है। एशियाटिक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई पिछली बार, डोडो का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये आपका एशियाटिक एलिफेंट, एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी आपका कौन सा स्पीसीज है, वनरेबल स्पीसीज है। क्लियर है। इसमें जो है आपका गैंगटिक डॉल्फिन, तो गैंगटिक डॉल्फिन को बचाने के लिए बहुत सारे जो है आपके क्या किए जा रहे हैं, जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि इनकी प्रजातियों को जो है विलुप्त होने से बचाया जाए। ठीक है, तो ये आपका कौन, ये इन श्रेणियों की कैटेगरी करता है, ये IUCN जो है इन श्रेणी की, इन प्रजातियों की श्रेणियों को क्या करता है, कैटेगराइज करता है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, रेयर स्पीसीज, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, दुर्लभ का मतलब है कि उनका जो है, उनका किसी पर्टिकुलर, अगर हम एरिया की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह गए हैं वो, यानी अब पूरे जो है वर्ल्ड वाइड नहीं पाए जाते, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, दुर्लभ। These are the species with small total population size in world, यानी ये छोटे साइज में हो गई हैं। Their distribution are usually localized. Localized का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, restricted area of the world। तो ये तो जहां पर ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं तो ऐसे एरिया को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आगे देखेंगे भाई कैसे इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है, इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ठीक है, इनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो उसी में से है कि हम क्या करते हैं, ऐसे एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन के लिए आपके कौन कौन से जो है एरिया आपके आते हैं, किस प्रकार से आप इनको कंजर्वेशन करते हैं, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, उसको हम जो है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें कि आपका कौन से रेयर स्पीसीज में जो है जाइंट पांडा आता है, रेड वुल्फ आता है, सुमात्रन राइनोसोर्स आते हैं, गोबी वियर आता है, फिलिपियन क्रोकोडाइल आते हैं। तो ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके रेयर स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड का मतलब है खतरे में जो प्रजातियां है, यानी थ्रेटेंड का मतलब है कि उनकी जो प्रजाति है वो डिक्लाइन हो रही है, उनकी पॉपुलेशन जो है डे बाय डे जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ईयर बाय ईयर जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो जिनकी पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर जो है डिक्लाइन हो रही है, घट रही है, तो ऐसी प्रजातियों को क्या बोला जाता है, थ्रेटेंड और खतरे में प्रजातियां बोला जाता है। डिक्लाइन इन द नंबर सिग्निफिकेंटली इन टोटल नंबर्स एंड मे बी ऑन वर्ज ऑफ
एक्सटिंक्शन इन सर्टेन लोकेलिटीज, यानी ऐसी प्रजातियां जो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, और किसी किसी एरिया में वो क्या हो गए, विलुप्त भी हो गई है। तो ऐसी प्रजातियों को क्या बोला जाता है, थ्रेटेंड स्पीसीज बोला जाता है, खतरे में प्रजातियां बोला जाता है। जैसे कि अमेज़न रिवर डॉल्फिन, वहां पर जो है डॉल्फिन आपकी क्या है, वो आपकी थ्रेटेंड है, उनकी पॉपुलेशन वहां पर क्या हो रही है, घट रही है। ये आपका एल्बाको टूना, कैलिफोर्नियन कॉन्डोर, ये एलागोस करसोवा, तो ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, ये आपके थ्रेटेंड स्पीसीज। तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयर स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया गया है। तो रेयर स्पीसीज कौन सी होती हैं, तो 4 ऑप्शन आपको जो है डेफिनेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। इसी तरीके से थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी होती है, वनरेबल स्पीसीज कौन सी होती है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब यहां पर देखें कि आईयूसीएन जो है, ये आईयूसीएन जो है कौन सा डाटा, यानी जो खतरे में प्रजातियां हैं, तो उन खतरे में संकट में जो प्रजातियां होती है, उनके लिए एक जो है डाटा का संकलन करते हैं। तो उस डाटा को क्या बोला जाता है, उस डाटा को रेड डाटा बुक बोला जाता है। क्लियर है। तो ये जो भी आपकी खतरे में प्रजातियां हैं या संकटग्रस्त है, जो भी हमने अभी ऊपर देखे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी श्रेणियां हैं, तो उनका जो है संकलन करता है। तो उसी संकलन को क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक बोला जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, इनका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान और प्रलेखन करना, जैव विविधता की गिरावट की वैश्विक सूचकांक प्रदान करना। बहुत महत्वपूर्ण है कि जैव वर्ल्ड वाइड जो है जो आपका बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है, उस बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कैसे बनेगा भाई, वो सूचकांक कैसे बनेगा, जब हमारे पास जो है डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो स्पीसीज की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होगी, और कौन कौन सी वहां पर संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में पता होगा, तब जाकर वैश्विक जो है उसका बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, या हम क्या बोल सकते हैं, जैव विविधता का वैश्विक सूचकांक हमको मिल पाएगा। संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता, देखिए भाई जागरूकता, अब आप देखो जब जो है काले हिरण वाला केस हुआ था, तो पूरा देश जो है एक बार जागरूक हो चुका था, ठीक है। तो फिर लोगों में थोड़ा सा क्या आई, क्यूरियोसिटी आई है कि ये होता क्या है भाई, क्यों काले हिरण को नहीं मारना चाहिए, क्यों जो है आपके लोकल जितने भी जंगली जानवर है उनको क्यों नहीं मारना चाहिए। लोगों में जो है ये जागरूकता पैदा हुई। तो जागरूकता जब पैदा हुई तो उसके बारे में वो जानने लगे। तो ये जो है यानी वर्ल्ड वाइड जागरूकता फैलाना, ताकि हम अपने नेचर को कंजर्व कर सके और अपनी जो जैव विविधता है हमारे क्षेत्र की, उस जैव विविधता को भी संरक्षित कर सके। तो उसके लिए जागरूक करने का काम कौन करता है, ये रेड डाटा बुक जो आईयूसीएन जो है इसको प्रसारित करता है। स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्राथमिकताओं को परिभाषित करना और संरक्षण कार्यवाही का मार्गदर्शन। देखिए कि अगर हम लोकल लेवल पर कैसे हम कंजर्व करेंगे अपने नेचर को, तो ये जो है आप कौन देता है, ये आपका जो है ये आपका रेड डाटा बुक में लिखा होता है कि कैसे आपको उन प्रजातियों को क्या करना है, संरक्षित करना है। क्लियर है। तो इनके संरक्षण के लिए आगे हम क्या बात करेंगे कि इनके संरक्षण के लिए क्या होता है भाई। तो सबसे पहले जो है इनके संरक्षण से पहले इनके कारण जान लेते हैं कि इनका कारण क्या है भाई, कि इनके जो भी संकट में है जो भी प्रजातियां स्पीसीज, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो आपके जो है मैमल्स हो, कोई सी भी प्रजातियां हैं, फिशेज है, कोई सी भी प्रजातियां हैं, वो जो है संकटग्रस्त है। तो उस संकट का कारण क्या है, तो सबसे पहले इसका कारण हम देखेंगे। तो कारण है कि देखो भाई, डे बाय डे जो है वो हम प्रगतिशील मार्ग में है। प्रगतिशील का मतलब है कि हम जो है उन्नति कर रहे हैं। उन्नति का मतलब है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि भाई जंगल के जंगल काटे जा रहे। जब जंगल के जंगल काटे जाएंगे तो जो उन प्रजातियों का घर है उस घर को ही हम उजाड़ देते हैं। तो जब उनका घर ही उजड़ जाएगा तो वो जो है कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाएंगे, विलुप्त होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला है हैबिटाइटल लॉस, यानी प्राकृतवास का नुकसान। तो प्राकृतवास का नुकसान का मतलब है कि उनके घर को हम नुकसान पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा
जो है, सबसे ज्यादा जो है ये जैव विविधता के लिए खतरा कौन सा है? हैबिटाइटल लॉस है, और हैबिटाट लॉस है। और इस हैबिटाट लॉस की वजह से देख लीजिए भाई, मोस्ट प्रिवेसिव थ्रेट इंपैक्टिंग 86% ऑफ द थ्रेटन्ड मैमल्स और 86% ऑफ थ्रेटन्ड बर्ड्स एंड 88% ऑफ थ्रेटन्ड एम्फीबियंस। तो यानी इसका मतलब देखें तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 85% जो भी स्पीसीज खतरे में है वो सिर्फ किसकी वजह से? हैबिटाट लॉस की वजह से, यानी उनका जो प्राकृतिक वास है उसका नुकसान हो रहा है। ये नुकसान के कारण क्या हो सकते हैं? नुकसान का एक कारण मैंने आपको बहुत बड़ा कारण दे दिया कि डे बाय डे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये चाहे हम भारत देश की बात करें या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो जंगल के जंगल है उनका कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से हैबिटाइटल लॉस हो रहा है। तो दूसरा कारण है कि ये भी देखो पॉल्यूशन। तो डे बाय डे जो है पॉल्यूशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। किसकी वजह से? अगेन वही कि हमको जो है क्या चाहिए भाई? हमको जो है अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, तो सुविधाओं घर घर में पहले क्या होता था कि जो है पब्लिक गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। अब जो है हर घर में गाड़ियां हैं। जब हर घर में गाड़ियां होंगी, रोड पर दौड़ेंगी, तो रोड पर दौड़ेंगी तो क्या होगा? एग्जॉस्ट निकलेगा। उस एग्जॉस्ट से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। और वो एयर पॉल्यूशन हो या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन है, वो किसको? सभी को बाधित करता है। हमारी हेल्थ को भी बाधित करता है। जिस प्रकार हमारी हेल्थ को बाधित करता है, उसी प्रकार से जो है ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनकी हेल्थ को भी बाधित करता है। तो सेकंड प्रमुख कारण बनता है आपका क्या है? प्रदूषण। जो कि लगभग देखें तो 20% ऑफ द स्पीसीज जो है वो पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण क्या हो रही हैं? ये संकट में आ रही हैं। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द सिलेक्टेड स्पीसीज। अब जो कि देखो यहां पर पोचिंग का मतलब है अवैध शिकार। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है भाई? कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन कि आप हाथी के दांत बेच दोगे, जो है बाघ की खाल बेच दोगे, हिरन की खाल बेच दोगे, ये जो है आपका क्या है? इनकी वजह से इनसे क्या है? पैसा बहुत ज्यादा आता है। जब पैसा बहुत ज्यादा आता है तो इनका अवैध शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अवैध शिकार होगा तो इनका क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो ये प्रजातियां संकट में आएंगी। इसीलिए जो है सख्त कानून बनाए गए हैं। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत जो है वो कार्यवाही होती है, और जिसके लिए जो है उनको जेल जाना पड़ सकता है। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो आपका सलमान खान केस का आप जो है उसको देख सकते हैं कि सलमान खान को जो है वो इसके कारण जो है जेल भी जाना पड़ गया था। तो ये जो है आपका क्यों? क्योंकि वो काले हिरण का जो केस था तो उसके कारण जो है उनको जेल जाना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका किसमें? इनके जो अवैध शिकार है, तो अवैध शिकार जो है ये क्या है? कानूनन अपराध है। क्या ये? कानूनन अपराध है। तो उसको कानून में जो है, यानी इनको हमने जो है क्या दिया? इनके संरक्षण के लिए, यानी जो भी हमारी बायोडायवर्सिटी है, तो बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए कड़े कड़े कानून बनाए हैं, तो उन कानून के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है भाई कि ये जरूरी नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। आप अभी भी देखते हैं कि आप लोकल एरिया में जो है अभी भी जो है अवैध शिकार होते हैं। तो अवैध शिकार की वजह से इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। यही जो है प्रमुख कारण होते हैं किसके? जो ये स्पीसीज हैं उनके खतरे के। क्लियर है? अब बात करते हैं इनके कंजर्वेशन। अब जैसे इनको कंजर्व कैसे, जो भी हमने जो है प्रजातियां IUCN की रेड डाटा बुक में जो भी प्रजातियां आ रही है, तो उन प्रजातियों को कैसे बचाया जाए, तो उनको संरक्षित करने के लिए दो प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। एक आपका जो है कौन सा? इन सिटू कंजर्वेशन, और जो है दूसरा आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है ऑन साइट, यानी उनको अपने ही घर में क्या है? संरक्षित किया जाए। तो अपने ही घर में कैसे संरक्षित करेंगे भाई? यानी जो भी स्पीसीज हैं उनको उनके ही घर में संरक्षित किया जाए। तो संरक्षित कैसे करेंगे? जब उनके जो एरिया है उस एरिया को हम जो है उस एरिया को संरक्षित करने के लिए वहां पर कोई भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को प्रतिबंधित
प्रबंधित किया जाए, तो जैसे कि आपका कौन से नेशनल पार्क होता है, या आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, या आपके जो है सेंचुरीज होती है, तो इन सब को जो है हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आपके क्या आ जाएंगे भाई, ये बायोस्फीयर आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे, ठीक है, और आपकी बर्ड सेंचुरी आ जाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट सेंचुरी आपके किस में आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट संरक्षण में। एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन, एक्सटीट्यूट का मतलब है कि यानी कहां, जहां पर हम आर्टिफिशियली क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियली इनको संरक्षण करने के लिए हम जो है क्या बनाते हैं, एक कंजर्वेशन के लिए क्या, जैसे आपका जू जो है आपका जू किस में आता है आपका, ये आपका एक्सटीट्यूट में आता है। बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, तो ये आपका सीड बैंक, तो ये सारे क्या है आपके, ये आपके एक्सटीट्यूट, यानी उनके हैबिटाट से बाहर अगर कहीं भी उसको हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, यानी उनके घर प्राकृतवास से बाहर कहीं पर भी हम उसको संरक्षित कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन बोला जाता है। तो यहां पर इसका दोनों के एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जू हो जाएगा भाई, आपका बोटेनिकल गार्डन हो जाएंगे, बोटेनिकल गार्डन हो जाएंगे, इसमें आपका नेशनल पार्क आ जाएगा, बर्ड सेंचुरी आ जाएगी आपकी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे, इसमें आपके जर्म बैंक आएगा या सीड बैंक आ जाएंगे। तो ये आपके क्या है, एग्जांपल है। तो दोनों की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, और डेफिनेशन से आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन, तो कौन सा एग्जांपल इनमें से एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन का है। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे किसके, यहां पर सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहां पर देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन देख लीजिए भाई, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का मतलब है कि टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर हैबिटाट, उन्हीं के प्राकृतवास में, उनके प्राकृतवास में उनको संरक्षित करने को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन बोलते हैं। द एरिया इज प्रोटेक्टेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन लाइक्स हंटिंग, फायरवुड कलेक्शन, टिम्बर हार्वेस्टिंग। तो इन सभी को देखो कंजर्वेशन, वहां पर कैसे हम कंजर्व करेंगे, जब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज को हम, इन प्रजातियों को खतरा जो है वो किससे, हमसे है भाई, ठीक है, ह्यूमन से है। तो ह्यूमन की अगर वहां पर एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उनको उनके हैबिटाट में क्या जा सकता है, उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो अगर हम प्राकृतवास में जो है संरक्षण कर रहे हैं, तो उसी को इन सिटू कंजर्वेशन बोला जाता है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें कि आपका पार्क्स है, सेंचुरीज है एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी ये आपका पूरे वर्ल्ड में लगभग जो है 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। किसके लिए, ताकि हम जो है किसको, प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कर सके, संरक्षित कर सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में अगर इंडिया की बात करें, तो ये देखो, अब ये महत्वपूर्ण पार्ट आ गया भाई आपका, ये महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, इसको आपको नोट पॉइंट में जो है इसको नोट करना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। तो अगर इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में देखो टोटल वर्ल्ड में 37,000 जो है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें कि इंडिया की बात करें तो कितने हैं, टोटल 700 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनको हमने क्या संरक्षित किया गया है, जिसमें कि 105 जो है टोटल नेशनल पार्क है। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 105वां नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 105वां नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये कौन सा, असम का जो है नेशनल पार्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। दिहिंग पटकाई ये 105वां नेशनल पार्क है। तो यहां पर 567 जो है ये एनिमल सेंचुरीज है, ठीक है, और 18 जो है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर। और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भाई, ये आपका जो है ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 105वां नेशनल पार्क कौन सा है, असम का दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान होना चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन मैक्सिमम
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनमें जो है आपकी जैव विविधता जो है, अगर हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो अधिक जैव विविधता होती है, इसीलिए जो है इनको हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना भाई। तो असम सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, यह भारत का 105 राष्ट्रीय उद्यान है और असम का, तो असम का ये कौन सा, छठा राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। क्लियर है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो कौन सा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका किसमें, मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम जो है वन बाय वन इनको समझते हैं भाई कि ये नेशनल पार्क क्या होते हैं, आपके जो है ये सेंचुरी क्या होती है, या आपके जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं भाई, हाँ जी, ये जो है आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। हम जो है देखो, इट इज एन protected areas which is strictly reserved for the conservation betterment of the wildlife, where activities like forestry, grazing and cultivation are not permitted। यहां पर जो है ये जो है किसके लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ग्रेजिंग के लिए हम यहां पर जो है क्या करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, वन की चराई, खेती जैसी गतिविधियों के लिए यहां पर अनुमति नहीं होती है। यानी इसको ह्यूमन एक्टिविटी से क्या किया गया है, ह्यूमन एक्टिविटी से इसको बचाया गया है। तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। क्लियर। Their boundaries are well marked and circumferenced. They are usually small reserve spreading in area of 100 स्क्वायर किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। यानी इनका जो दायरा है वो क्या होता है भाई, कम होता है, और इनकी जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। जैसे कि उत्तराखंड का कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क है। और कौन कौन से नेशनल पार्क है भाई, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो पार्क था तो वो कौन सा पार्क था भाई, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि अब उसका नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जिस नेशनल पार्क की, इंडियन नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है। वहां पर मोदी जी भी जो है फोटोशूट करा चुके हैं। ठीक है, तो इन नेशनल पार्क द एम्फेसिस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ सिंगल प्लांट और एनिमल स्पीसीज। तो यानी यहां पर जो है, जो उस एरिया की जो विलुप्त होने वाली कोई पर्टिकुलर प्लांट या स्पीसीज है या पर्टिकुलर प्रजाति है, उस प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जैसे कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए, एलिफेंट को रिजर्व करने के लिए, राइनोसोर्स को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट जो है, पांडा को रिजर्व करने के लिए। तो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो है, पर्टिकुलर स्पीसीज को रिजर्व करने के लिए जो है ये आपके नेशनल पार्क्स होते हैं। जैसे कि आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कान्हा नेशनल पार्क इन एमपी में। इसके लिए आपका इसका बायोडाइवर्सिटी पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए इंपॉर्टेंट है और कहां पर स्थित है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है, कौन सी जो है आपकी बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी जो है कहां पर स्थित है और किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जो भी आपका नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है, सेंचुरीज है, उसके लिए नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर आएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इस बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है भाई, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम क्या करते हैं, it is an protected areas which is reserved for the conservation of only animals and human activity। एनिमल्स को, जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो आपकी बर्ड्स हो, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर
आर अलाउड टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन की एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या है, जैसे कि आपकी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड होती है 100 स्क्वायर किलोमीटर से 500 स्क्वायर किलोमीटर तक, वैसे जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है वो बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका एरिया दायरा भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए कुछ हद तक जो है हम ह्यूमन की एक्टिविटी को यहां पर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड, बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। एग्जाम टूरिस्ट एक्टिविटी, तो टूरिस्ट एक्टिविटी को यहां पर क्या किया जाता है, टूरिस्ट एक्टिविटी को यहां पर होने दिया जाता है, जैसे कि अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तमिलनाडु बिर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पंजाब का चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी हो गया, उड़ीसा का जो है जालदापारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में। क्लियर है, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है आपके क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन मैंने कहा है कि इसके लिए आपका अगला जो है लेक्चर आएगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए ज्यादा जो है फोकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को जो है ये लेक्चर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है, नेशनल पार्क होते क्या है, और आपका जो है तीसरा नेक्स्ट आपका जो है ये जो है एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक इंपॉर्टेंट, भारत में इंपॉर्टेंट जो है आपके अलग अलग वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका कौन सा है, ये अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य, तो ये कहां पर है भाई, ये आपका ये जो है आपका कुमाऊं में स्थित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। इसी तरीके से जो है चांगतांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है, आपका लद्दाख में है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है पकुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसी तरीके से पालुम टाइगर रिजर्व झारखंड में है। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व ये आपका मिजोरम में है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है, कहां पर, तेलंगाना में है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, गोवा में है। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। डायरेक्टली इसको जो है आप जो है इस लेक्चर को नोट्स को आप जो है एक बार गो थ्रू इसके हो जाना, ताकि जो है आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। ठीक है, और अगेन मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि इसके जो नोट्स है आप लोगों को जो है वो एप्लीकेसी क्लासेस के एप्लीकेशन में ही मिलेंगी, तो वहां पर जाकर आप डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो उससे आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो भाई कोई चार्जेस हमने नहीं रखे हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आपके वन दरोगा के एग्जाम हो, चाहे वीपीडीओ का एग्जाम हो, तो सभी के लिए वहां पर नोट्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जाकर आप जो है केसी क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कंजर्वेशन की। अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ये महत्वपूर्ण है भाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और इनको जो है कितने जोन्स में बांटा गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं भाई, ये आपके स्पेशल कैटेगरी के प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन आल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब ये कौन से पार्ट में ह्यूमन की पॉपुलेशन को जो है ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये अभी हम देखेंगे। दे आर लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ यूजुअली मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, तो यानी ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जो है ये क्षेत्र इनका होता है, इससे ज्यादा का एरिया जो है इनकी होती है। तो बायोस्फीयर इसके 3 पार्ट्स होते हैं भाई, कौन कौन से, सबसे अंदरूनी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सबसे अंदरूनी वाला पार्ट है उसको हम कोर एरिया हम बोलते हैं। इसके बाहर वाला इसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन, और तीसरे को बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। जो ये आपका कोर एरिया होता है, यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन को यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हो उसको जो है
कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यहां पर किसी ह्यूमन की एंट्री को नहीं अलाउ किया जाता है। ठीक है, ये आपका स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया होता है। कौन सा? ये बायोस्फीयर का जो कोर एरिया होता है। कोर एरिया से पहले अगर हम बात कर रहे हैं बफर जोन, तो यहां पर जो है, यहां पर भी ह्यूमन की एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता, बट यहां पर एजुकेशनल पर्पज एंड रिसर्च पर्पज के लिए यहां पर जो है एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है। तो किसके लिए? सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज, एंड हम जो बात करेंगे किस पर्पज के लिए? रिसर्च पर्पज के लिए अलाउ किया जाता है। और ट्रांजिशन एरिया, तो इस वाले एरिया में जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे कि आपकी फॉरेस्ट्री हो गया, वनिकी हो गया, चराई हो गया, ठीक है, तो यहां पर इस वाले जोन में, जिसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, तो इस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है? वो अलाउ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट्स कितने होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका कोर, जहां पर कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती। सेकंड होता है आपका बफर, जहां पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एंड रिसर्च पर्पस के लिए जो है वहां पर अलाउ किया जाता है। ट्रांजिशन जोन, यहां पर जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज जो कि आपका किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, चराई के लिए जो है यहां पर अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये लिख लिया मैं, यहां पर कोर जोन क्या होता है ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं। बफर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है। तो बफर जोन देख लीजिए भाई, सम रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर परमिटेड हियर। कौन से? बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन में आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, हियर क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन, फिशरी एंड अदर एक्टिविटीज आर अलाउड। तो यहां पर जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे हम बात करेंगे कि मेन फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेन फंक्शन क्या है भाई? देखो, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की जितनी भी आपकी वहां पर जो उस रीजन में जो है आपकी प्रजातियां हैं, तो उन प्रजातियों को कंजर्व किया जाएगा। किससे? हमारी जो है एक्टिविटीज से। दूसरा डेवलपमेंट, तो उसका जो है यानी डेवलपमेंट किसका भाई? ये इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होता है भाई? सोशल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो सोशल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो यानी ये आपका सोशल एंड इकोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर एरिया की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च हमने देख लिया कि साइंटिफिक रिसर्च भी, अगर जितने ज्यादा प्रजातियां वहां पर होंगी तो उतना ज्यादा जो है उनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रिसर्च रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग एंड एजुकेशनल लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज। तो ग्लोबल इश्यूज जो होते हैं उन इश्यूज के ऊपर क्या किया जा सकता है? रिसर्च किया जा सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर? ये आपका केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु को क्या करता है? ये तीनों में फैला हुआ है। उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? नंदा देवी उत्तराखंड में, सुंदरबंस इन राजस्थान में, मानस इन जो है आपका किसमें? मध्य प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर? आसाम में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताए हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूं इसके लिए तीसरा लेक्चर आपका आएगा बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, जिसमें हम नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब देखो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। ये हमने पढ़ा कि जो अभी ये तीनों आपने पढ़े, नेशनल पार्क पढ़ा आपने, जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व आपने पढ़ा है, ये तीनों क्या है आपका? ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन है, यानी उन प्रजातियों के प्राकृतवास में जो हम उनको संरक्षित कर रहे हैं उसी को इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? उनके प्राकृतवास के बाहर, यानी प्राकृतवास के बाहर। अगर मैं लिखूं इसको तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो प्रजातियां हैं, जो खतरे में प्रजातियां हैं, तो उनके प्राकृतवास के, उनके हैबिटाट से बाहर, प्राकृतवास से बाहर जब उनको संरक्षित किया जाता है, बाहर जब उनको संरक्षित किया जाता है, तो दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज आउटसाइड दियर द हैबिटाट, यानी प्राकृतवास से बाहर। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें आपका जैसे सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, जर्म प्लाज्म बैंक हो गया,
ट्रांसलोकेशन एरिया हो गया, बोटेनिकल पार्क्स हो गया, या जियोलॉजिकल पार्क्स हो गया, जू हो गए, ये सारे आपके किस में आते हैं, एक्स सिचु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए भाई, ये आपका किससे, एक्स सिचु कंजर्वेशन में बोटेनिकल गार्डन पे। तो देखिए भाई यहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे भाई, ये वन दरोगा के पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, इसलिए मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क है। ठीक है, इंडिया का पहला बोटेनिकल गार्डन कहां पर, बॉम्बे में 1830 में जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी ने जो है एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये आपका कहां पर, बॉम्बे में। सेकेंड आपका लिलाइट बोटेनिकल गार्डन जो है ये कहां पर है, दार्जिलिंग में। पिछली बार पूछा गया था भाई कि लिलाइट बोटेनिकल गार्डन कहां पर स्थित है, भारत में कहां पर स्थित है, कहां पर है, दार्जिलिंग में स्थित है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पर, ये कलकत्ता में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर, लखनऊ में स्थित है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में जो पहला जू है वो कहां पर, राजा राजेंद्र मुलिक बहादुर एट मार्बल प्लेस इन कलकत्ता। तो यानी ये क्या है आपका, ये आपका जो है उनके नाम पर, ये राजा राजेंद्र मुलिक बहादुर, ये जो है फिलैंथ्रोपिस्ट और ये आर्ट लवर थे। कहां पर, ये आपका जो है कलकत्ता में आर्ट लवर। तो इनके नाम पर जो है, राजा राजेंद्र मुलिक बहादुर के नाम पर जो है सबसे पहला जू, इंडिया का पहला जू कलकत्ता में, कहां पर, मार्बल प्लेस में 1854 में पहला जू वहां पर खोला गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देख लीजिए भाई कि ये फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डायरेक्टली लेकर आया हूं, और जो इसके बाद जो जितने भी हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट को जो है संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस प्रकार से डिफरेंट जो है पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज को संरक्षित करने के लिए कौन से जो है आपके वो प्रोजेक्ट चलाए गए, उसको भी मैंने यहां पर रखा है। तो एक एक पॉइंट जो है अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो अंग्रेजी वालों थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं एक एक पॉइंट, यहां पर जो भी आपका हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, येलो कलर में हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो है ये देखो, इसी की भी बात कर रहा था भाई मैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, हैली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इसको जो है जिम कॉर्बेट पार्क, और यहां से कौन सी, रामगंगा नदी बहती है। कहां पर स्थित है भाई, कहां पर स्थित है, ये आपका कहां पर, उत्तराखंड में। इसी की मैं आपसे बात कर रहा था, इसी के लिए कमेंट में कह रहा था आपसे। ठीक है, दूसरा आपका राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला, मेरे नाम से संबंधित है भाई, कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला को जो है प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो यहां पर देखिए भाई, तो यहां से आपको क्या पता लग गया कि इसीलिए कैलाश सांखला ने टाइगर्स को बचाने के लिए, और जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है वो उसकी शुरुआत होती है। इसीलिए इनको सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। सांखला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना यहां पर कैलाश सांखला किससे रिलेटेड है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टाइगर के प्रिजर्व करने के लिए रिलेटेड है। और इन्हीं के साथ जो है इंदिरा गांधी ने जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, कब, 1973 में। क्लियर है, ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपका 11 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या कहां पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं भाई, जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हिमिस, और यह 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये हिमिस जो है
हिमिस नामक जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सागर, तो ये कहां पर, नागार्जुन सागर है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 3568 किलोमीटर है। ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञानी प्राकृतिकवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो ये आपका कहां पर स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है वो सलीम अली को कहा जाता है। एक एक चीज आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपके फंसते हैं। देश में देखो, यहां पर आप यहां पर कंफ्यूज मत होना भाई, देश में सर्वाधिक जो वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा, आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे प्रदेश पूछेगा तो प्रदेश में जो है आपका क्या आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और इसमें कितने 48 जो है आपके क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो सबसे अधिक जो है वो वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो प्रदेश में महाराष्ट्र है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो वो कौन सा है, आपका अंडमान निकोबार, जो कि आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है आपका पेंच है, पेंच रिजर्व कहां पर, महाराष्ट्र में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा जो है आपका बाघ रिजर्व है, और ये किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर, वर्तमान में देश में कितने, ये 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। सर्वप्रथम 1963 में सेंट पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना करी थी, IRBD इंटरनेशनल रेड डाटा बुक की। तो किसने, ये आपका सेंट पीटर स्कॉट ने क्या किया था भाई, रेड डाटा बुक के बारे में दिया था। कब, 1963 में। तो रेड डाटा बुक में क्या है, पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त के होने के कगार पर है। इनके संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी, तो एक कमेटी के द्वारा, उस कमेटी का नाम क्या है भाई, ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी, इसके द्वारा जो है ये संकलित की जाती है। और पहला प्रकाशन इसका जो है 1963 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और पहला प्रकाशन इसका 1964 में किया गया। तो पहला प्रकाशन 1964 में किया गया है। क्लियर है। तो यही आपका जो है IUCN रेड डाटा बुक के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग जो है आपके कैटेगरी में। ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1970 तक भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जबकि 2012 में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई, 102 हो गई, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 39,919 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण भूगोल क्षेत्र का लगभग 1.12% है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑलरेडी मैं आपको कुछ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन डिफरेंट स्टेट, ये मैंने सारे दे दिए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना। इसके लिए मैंने आपको फिर से बोला है कि मैं तीसरा लेक्चर जो है इसके लिए लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आप जो है जरूर तैयार रहें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए कि आपका ये डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो ये जो है आप लोगों को एप्लीकेशन में, कंटेंट में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करनी है केसी क्लासेस की, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, विशेष परियोजनाएं, देखो संरक्षण के लिए यानी पर्टिकुलर स्पीसीज को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रजाति को संरक्षित करने के लिए डिफरेंट इंडिया में प्रोजेक्ट्स चलाए गए। और इनके प्रोजेक्ट्स के एयर से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और पिछली बार भी पूछा गया था। सबसे पहला
प्रोजेक्ट टाइगर। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर। अभी देखो कैलाश सांकला की हमने बात करी थी, तो कब 1973 में इंदिरा गांधी के साथ जो है उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी। तो इंदिरा गांधी की सरकार में कब, 1973 में। तो ये इसमें आपको जो है कैलाश सांकला को भी याद रखना है। किसको, कैलाश सांकला। तो उनको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्ट मैन ऑफ इंडिया, सॉरी टाइगर मैन ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर में कैलाश सांकला का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या मैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट से शुरुआत हुई थी। बाघ दुनिया में एक लुप्त प्राय प्रजाति है, लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है, यानी ये विलुप्त होने वाली प्रजाति है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। गिर शेर अभयारण्य परियोजना, तो गिर शेर अभयारण्य परियोजना जो है 1972 में शुरू की गई थी, और इसका मकसद एशियाई यानी एशियाटिक लॉयंस को विलुप्त होने से रोकना था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो ये जो गिर शेर अभयारण्य है, तो ये आपका किसमें, कहां से शुरुआत की थी इसकी गिर नेशनल पार्क से, जो कि आपका कहां पर, गुजरात में स्थित है। और गुजरात आपको पता है मोदी जी के लिए फेमस है, ठीक है। हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना, तो ये हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना, ये कस्तूरी मृग को बचाने के लिए 1981 में शुरू किया गया था, जो कि विलुप्त होने के समान कर रही है। तो यानी ये विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजना ये कौन सी है, 1981 में। अगर हम यहाँ पर मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम की बात करते हैं, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ संरक्षण की बात करते हैं, तो मगरमच्छों की घटती आबादी के जवाब में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से एक मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम यूएनडीपी एफएओ मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना 1975 में शुरुआत की गई थी। ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कौन सा है, 1975 में। और प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी जो है ये भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन के प्रयास को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई। तो कब की गई भाई, 1992 में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे आपके, और इसी के साथ ये जो लेक्चर है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग भाई कमेंट जरूर करें कि अब जो है आगे कौन सा लेक्चर आप लोगों के लिए लाया जाए, जिसको जो है मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, ताकि जो आने वाला जो आपका वन दरोगा का एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा सके। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर मुझे आप बता दीजिए कि इन लेक्चर्स को आप जो है जल्दी रिकॉर्ड करके हमको प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, इस वजह से लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा बट मैं टाइम निकाल रहा हूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वन दरोगा के लिए जो मैंने पिछले बार काम किया था उसी पेस में मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। तो आप लोगों को एक बार फिर से मैं कह देता हूं कि भाई सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नोट्स जो है आप लोगों को फ्री नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों को एप्लीकेशन में ही मिलेगी। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर जो है आप जरूर केसी क्लासेस के एप्लीकेशन को ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन ज्वाइन करके वहां पर टेस्ट कंडक्ट करें, और अपने को जो है इवैल्यूएट करें कि इस एग्जाम के लिए कितना आप जो है प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।